वेलकम करती हूँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स का क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मोशन फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन, ये उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको चैनल पर देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट डला हुआ है। ठीक है, ये है उसका सेकंड पार्ट जिसमें हम अब उसकी अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहली अवधारणा है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है उसे हिंदी में दूरी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता डिस्टेंस को कहा जाता है। किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता। अब जैसे मान लेती हूँ मैं हूँ, इंसान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। मैं हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चली, चाहे मैं अपने घर से स्कूल चली, वो भी डिस्टेंस है। यानी अपने घर से स्कूल तक की दूरी को तय किया गया रास्ता मेरे द्वारा, वो दूरी कहलाया। ठीक है, मेरे घर से स्कूल तक तय किया गया रास्ता दूरी कहलाया। ठीक, ये है डिस्टेंस। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की बात नहीं की जाती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दिशा की जहां बात होती है वहां पर ही नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो की अवधारणा होती है। बाकी जगह अगर जहां पे दिशा की बात ना की जाए वहां पर हमेशा पॉजिटिव मान ही रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस। अब इसी में हम इसके दूसरे चीज का नाम लेते हैं जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी मैं इसी तरह से समझाती हूँ, एक छोटा रास्ता। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा घर है, ये घर है मेरा और ये मेरा स्कूल है। ठीक है, मैं यहाँ से यूं 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 घूम घूम के गई, तो ये लंबा रास्ता तो दूरी हो गया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट रास्ता भी है। मेरे घर से स्कूल का एक शॉर्टकट रास्ता भी है जो मुझे जल्दी स्कूल पहुंचाएगा, यानी छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। वही शॉर्टेस्ट पाथ जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ध्यान रहे, इन दोनों का अंतर काफी पूछा जाता है पेपर में, तो आपको अंतर जरूर इनके लिखने हैं। ठीक है, मैं अंतर की तरह ही आपको लिखवा देती हूँ इन दोनों की डेफिनेशन। इनका अंतर जरूर, अंतर डिस्टेंस और विस्थापन। डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस है तय किया गया कुल रास्ता यानी टोटल पाथ। ठीक है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है छोटा रास्ता या सीधा रास्ता यानी शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया दोनों में। दूसरा अंतर, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरा अंतर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये था। अब हम आगे पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इन दोनों का भी अंतर पढ़ेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको बताया था हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड यानी चाल। ठीक है, और डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो होता है, यानी जो चाल होता है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। और इसका एक एग्जांपल देके मैं समझाऊं तो अगर कोई कार 100 मीटर चली, वो भी 20 सेकंड के समय में, यानी 100 मीटर 20 सेकंड में चली, तो उसकी औसत चाल होगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वेलोसिटी यानी वेग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट और समय का रेशियो है, यानी विस्थापन और समय का अनुपात है। ठीक है, इसका भी सेम वैसे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला जो केस होता है तो डिस्प्लेसमेंट कभी कभी सेम हो जाती है। मान लीजिए सेम जहां से चलना शुरू किया वहीं जाके खत्म हुआ, तो वहां कहीं कहीं जीरो हो जाता है, जिससे वेलोसिटी भी कहीं कहीं जीरो हो जाती है। ठीक है, यही बात थी।
और देख लीजिए इसका भी आपसे अंतर यानी डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप ये डिफरेंस में लिख सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे बताया इसकी डेफिनेशन की डिस्टेंस एंड टाइम रेशियो और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रेशियो, ये मैटर नहीं करता कि आपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी है, बस आपको एग्जामिनर को समझाना आना चाहिए अपनी भाषा में, और कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आप जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे भी आपको समझाना हो आप उस तरीके से समझा सकते हो, बुक की भाषा से, वरना अपने आप बनाना चाहते हो तो अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसे इरेज करती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम कि त्वरण क्या होता है। त्वरण तो आप जानते ही होंगे, वेग परिवर्तन, वेग यानी वेलोसिटी, वेग परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे आपको त्वरण भी समझा देती हूँ। जैसे त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ पे है, ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से चली होगी गाड़ी और यहाँ पे आके रुक गई t समय में कोई, यानी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी vi और ये vf है और ये टाइम t है उसका। तो इसका जो हमारा एक्सेलरेशन a से डिनोट किया जाता है तो हो जाएगा v। ये जो वाला है इसको हम v से डिनोट करते हैं और ये है इसे u से, यानी इनिशियल को u से, फाइनल को v से, तो v माइनस u अपॉन t। इसी से हमारा डेफिनेशन बनता है वेग परिवर्तन की। ये जो है वेलोसिटी है जिसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे चलते हैं कि अब हमें आगे इनके बारे में कुछ पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इनका ग्राफ भी होता है। पहले हम मोशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसमें जो ग्राफ बनता है मोशन के टाइप्स का, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का, तो मैं आपको वो समझाऊंगी कि वो ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, चैप्टर शुरू किया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है असमान गति। समान गति से आपका क्या मतलब है कि कोई गति होगी जो समान होगी, यानी समान मतलब एक जैसी होगी। ठीक है, और असमान गति से क्या मतलब समझ आ रहा है कि गति जो होगी अलग अलग होगी, यानी उसकी चाल अलग अलग होगी और उसकी चाल एक होगी। तो यही इसमें है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक कोई वस्तु है जो समान समय में और समान चाल के साथ वो यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि उसमें कोई चाल में कोई फर्क या अंतर उसने नहीं लाया, और जिस चाल से चलना शुरू किया था उसने उसी चाल से पूरा समय में अपना दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो इसे यूनिफॉर्म मोशन नाम दिया गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि यहाँ पे v1 यानी पहला जो उसका वेग था वो कुछ दूसरा था और कुछ समय बाद उसका वेग में परिवर्तन आ गया। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चल रही थी गाड़ी, तो यहाँ 20 प्रति घंटा की स्पीड से वो गाड़ी चलने लगी। ठीक है, तो इसमें यही अंतर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी इसमें समान समय में असमान गति होती है जब किसी वस्तु के द्वारा, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और किसी में जब समान समय में समान वेग से किसी वस्तु में चाल हो रही हो तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो त्वरण होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्पीड में कोई अंतर नहीं आ रहा, यानी चाल में कोई अंतर नहीं आ रहा, इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। और इसकी चाल में बार बार अंतर आ रहा है, कभी 10 चल रही है, कभी 20 चल रही है, कभी 5 चल रही है, इस वजह से ये 0 के बराबर नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक सीधी लाइन में मोशन करेगा, यानी एक सीधी लाइन में चलित करेगा, और ये जो है वो वाला यानी कर्व लाइन होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। पहले यूनिफॉर्म मोशन का हम बनाते हैं ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से हम इसका ग्राफ सीधा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी दूरी होगी यानी डिस्टेंस,
और यहाँ हमारा समय यानी टाइम t होगा, ठीक है। यहाँ पे t टाइम है। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 8 सेकेंड, ये यहाँ 0 है। और यहाँ 20 किलोमीटर 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और 80 मीटर है। अब हमारी गाड़ी जो है यहाँ से चलना शुरू की है, तो वो एक सीधे लाइन में गमन कर रही है। एक सीधे लाइन ये दर्शाता है कि चाल है जो, उसमें जो स्पीड है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। वो समान चाल से समान समय में गाड़ी आगे बढ़ रही है, समय के साथ चाल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हुआ। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इसमें जो है स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। ये है सेम इसी की तरह हम इसको भी ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ये टाइम t है, यहाँ v है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा गाड़ी है वो ऐसे चल रहा है, इसका जो मोशन है वो ऐसे कर्व लाइन में जा रहा है, यानी समय के साथ गाड़ी का चाल भी परिवर्तित हो रहा है, गाड़ी की चाल में वृद्धि हो रही है। इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि समय के साथ चाल में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है, आगे बताते हैं 2 इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें हम ये बता रहे हैं आपको, जैसे कि एक ट्रिक है, लाइन जितनी सीधी होगी और कम झुकी होगी तो स्पीड कम है, यानी कम स्पीड है, ठीक है। जितनी लाइन सीधी होगी तो यानी स्पीड कम है। और दूसरा, लाइन जितनी खड़ी और वलय आकार की यानी कर्व लाइन होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाहते हैं इसमें। अब हम आपको जो मोशन के यानी गति के जो 3 समीकरण हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, गति के हमारे 3 समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हें कहा जाता है। इस क्लास में आपको केवल इनके बारे में ही जानना जरूरी है और इन पर थोड़े से सवाल हल करने को आएंगे, नहीं तो इससे जो बड़ी क्लास है जैसे 11वीं क्लास में इनकी डेरिवेशन, डेफिनेशन और अलग अलग विधि द्वारा इन्हें निकाला जाता है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो बस आपको इसमें जानना जरूरी है। जैसे पहला समीकरण है हमारा v = ut प्लस u प्लस at, ठीक है, v = u प्लस at। दूसरा हमारा समीकरण है s = ut प्लस हाफ at², ठीक है। तीसरा समीकरण जो है हमारा वो है v² माइनस u² = 2as। कई जगह पर लोग इसे v² = u² प्लस 2as भी पढ़ते हैं, चाहे ये पढ़े चाहे वो पढ़े। बात ये आपके 3 समीकरण है। मैं अगली क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व लाऊंगी तो इसमें इन 3 समीकरण के हिसाब से भी 3 क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है, जिसमें हम आपको इसका हल दिखाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब ये कोई सर्कुलर पाथ होगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यानी एक गोल वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाना समान समय में, तो उसे समान दूरी और समान समय में, समान चाल और समान समय में एक समान दूरी तय करना उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। मैं आपको ढंग से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये है वो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यानी कि एक समान चाल से घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। यही था हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ तक, और मैं कहती हूँ कि ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। क्लास 9th में पढ़ाई जरूरी है तो आप लोग पढ़ते रहें, और मैं आपके लिए अब आगे इसमें वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।